प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी परीक्षा आयोजित करने को दी मंजूरी। गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उठाया गया कदम। प्रधानमंत्री ने लाइफ मिशन, सतत विकास और अन्य मुद्दों पर अपने विचार किए साझा। विश्व बैंक के कार्यक्रम में वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए व्यवहार परिवर्तन को बताया जरूरी। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल की नीयत पर उठाए सवाल। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, अब तक की जांच से यही पता चलता है कि शराब घोटाले के सरगना है अरविंद केजरीवाल। जैसे ही सीबीआई ने केजरीवाल को किया तलब, वे डर से कांपने लगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खोपोली इलाके में एक बस खाई में गिरी, 13 लोगों की मौत, 25 से अधिक घायल। प्रधानमंत्री ने जताया दुख। पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, घायलों को 50,000 रुपए। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात कर राहत और बचाव अभियान का लिया जायजा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मोजम्बिक यात्रा आज होगी संपन्न। जयशंकर ने मोजम्बिक के राष्ट्रपति से की मुलाकात। 5वीं भारत मोजम्बिक संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता के साथ मोजम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बोजी ब्रिज को वर्चुअली किया गया उद्घाटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एमडीबी को मजबूत करने के लिए G20 विशेषज्ञ समूह के साथ करेंगी बैठक। सतत विकास लक्ष्यों और सीमा पार की चुनौतियों के वित्त पोषण के संदर्भ में 21वीं सदी के लिए एक उद्यतन एमडीबी इकोसिस्टम की आवश्यकता पर होगी चर्चा। जापान के वाकायामा में प्रधानमंत्री किशिदा के भाषण के दौरान हुआ धमाका, बाल बाल बचे पीएम फूमियो किशिदा। पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। आईपीएल में आज पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की दिल्ली कैपिटल से होगी भिड़ंत। वहीं दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स होंगे आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी दे दी है। ये ऐतिहासिक निर्णय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा प्रश्न पत्र असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं में तैयार किया जाएगा। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप लाखों उम्मीदवार अपनी मातृभाषा में परीक्षा में भाग ले सकेंगे, जिससे उनके चयन की संभावनाएं बढ़ेंगी। गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग कई भारतीय भाषाओं में परीक्षा के संचालन की सुविधा के लिए मौजूदा समझौता ज्ञापन से संबंधित एक परिशिष्ट पर हस्ताक्षर करेंगे। कांस्टेबल कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ये प्रमुख परीक्षाओं में से एक है, जिसमें देश भर से लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2024 से होगा। इस निर्णय के बाद ये उम्मीद है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें स्थानीय युवाओं को अपनी मातृभाषा में परीक्षा देने के इस अवसर का उपयोग करने और देश की सेवा में करियर बनाने के लिए बड़ी संख्या में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक अभियान शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग और विकास के प्रोत्साहन के लिए कटिबद्ध है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व बैंक के एक कार्यक्रम को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने लाइफ मिशन, सतत विकास और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल से नहीं किया जा सकता, इसे हर घर में खाने की टेबल पर लड़ना होगा। जब कोई विचार चर्चा टेबल से खाने की टेबल पर आता है तो ये एक जन आंदोलन बन जाता है। Climate change cannot be fought from conference tables alone. It has to be fought from the dinner tables in every home. When an idea moves from discussion tables to dinner tables, it becomes a mass movement, making every family and every individual aware that their choices can help the planet, can provide scale and speed. Mission Life is about democratizing the battle against climate change. When people become conscious that simple acts in their daily lives are powerful, there will be a very positive impact on the environment. हाउ बिहेवियरल चेंज कैन टैकल क्लाइमेट चेंज शीर्षक वाली लाइफ पहल पर पीएम मोदी ने कहा कि विश्व बैंक की ये पहल मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि इस पहल को पूरे विश्व में स्वीकृति मिली है। The World Bank is organizing this event on impact of behavioral change on climate change. This is an issue close to my heart, and it is great to see it becoming a global movement. Friends, Chanakya, a great Indian philosopher, wrote this over 2000 years ago. Jal bindu nipatena क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। Small drops of water, when they come together, fill up a pot. Similarly, knowledge, good deeds or wealth add up gradually. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पहल की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। मैंने 2015 में यूएनजे में बिहेवियरल चेंज की जरूरत पर बात की थी, तब से आज तक बहुत ज्यादा प्रगति हो चुकी है। The seeds of this movement were sown long ago. In 2015, at the United Nations General Assembly, I spoke about the need for behavioral change. Since then, we have come a long way. In October 2022, the UN Secretary General and I had launched Mission Life. The preamble of the outcome document of COP27 also speaks about sustainable lifestyle and consumption. And it is wonderful to see that experts in the climate change arena have also adopted this mantra. पीएम ने कहा कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक संस्थानों की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। Global institutions have an important role to play in encouraging countries across the world. I am told that the World Bank Group is looking to increase climate finance from 26% to 35% as a share of total financing. The focus of this climate finance is usually on conventional aspects. Adequate financing methods need to be worked out for behavioral initiatives too.
A show of support by the World Bank towards behavioral initiatives such as Mission Life will have a multiplier effect. भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शराब नीति मामले में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा है कि शराब नीति के लिए बैठकें और निर्णय इनकी अध्यक्षता में किए गए। आप में केजरीवाल की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे में केजरीवाल जनता को बताए कि आपने शराब नीति वापस क्यों ली। अरविंद केजरीवाल जी, आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप कह रहे थे कि ये जो शराब नीति है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी शराब नीति है, बहुत इससे फायदा होगा, फायदा अरविंद केजरीवाल का होगा, भ्रष्टाचारी आपका होगा, पापी आपका होगा। ये बताइए, इतनी अच्छी थी तो ये वापस कैसे हुई? आपकी आज्ञा के बिना तो ये वापस हो नहीं सकती है। और तभी हम लोग कह रहे हैं, अंदर गए मोहरे, अंदर गए हाथी, लेकिन किंग पिन जो है भ्रष्टाचार की शतरंज का, वो तो अरविंद केजरीवाल है। इसका उत्तर जरूर दीजिएगा अरविंद केजरीवाल जी। हमारा कोई वजूद नहीं है जी, हम बड़े ईमानदार हैं जी, सेवा करने आए हैं जी, नहीं चलेगा। गौरव भाटिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि हमेशा ईमानदारी का नाटक करने वाले केजरीवाल का सच जनता के सामने आ गया है। पहला सवाल यह है, अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप, जिस मीटिंग में यह शराब घोटाला पूरी तरह से रचित होता है, उसकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं। आप पे गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए? और इसीलिए कहूंगा, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी, और डर लग रहा है आपको। गौरव भाटिया ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप में एक दो नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट ही भ्रष्टाचार से लिप्त है। आज आपका सच जनता के सामने है और सिसोदिया इतने भोले बनते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। सिसोदिया पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास 4 मोबाइल फोन थे। जब जांच अधिकारियों ने जांच के लिए फोन मांगा तो 1 दे दिया, बाकी 3 नष्ट कर दिए। एक पूर्व उप मुख्यमंत्री जिसको कट्टर ईमानदार कहा जाता है, वो अपने मोबाइल फोन जो साक्ष्य हैं उनको क्यों मिटा रहा है? और जब उनसे पूछताछ करी, इतने भोले मनीष सिसोदिया है नहीं जितना बताया जा रहा था। इनके 4 मोबाइल थे। जब जांच में इनसे कहा गया कि चारों मोबाइल फोन दे दो, तो 1 दे दिया, 3 नष्ट कर दिए। क्यों भाई? कट्टर बेईमानों को लगता है, इन्हें गुमा है कि हम कानून से ऊपर हैं, और हमें यकीन है कि कानून का हाथ आपकी गर्दन तक भी पहुंचेगा। महाराष्ट्र में आज पुराने पुणे मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोपोली तालुका में शिंगरोबा मंदिर के पीछे घाट पर आज एक निजी यात्री बस में खाई में गिरने से हुए हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, वहीं 28 लोग घायल हुए हैं। फडणवीस ने कहा कि घायलों में से 18 लोगों का नवी मुंबई के एमजीएम अस्पताल में, 10 लोगों का खोपोली नगरपालिका अस्पताल में और 1 घायल का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बस में 41 लोग सवार थे। दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मुंबई के गोरेगांव के एक पारंपरिक संगीत वादक ग्रुप के सदस्य इस निजी बस में पुणे से मुंबई के लिए रवाना हुए थे। सुबह 6 बजे थाना क्षेत्र इकौना से एक सूचना प्राप्त हुई एक्सीडेंट की। ये सुनरई गांव पड़ता है, जहां पे एक इनोवा गाड़ी की टक्कर हुई पेड़ से,
जब मौके पे पुलिस बल पहुंचा तो गाड़ी को जेसीबी के थ्रू बाहर निकाला गया गड्ढे से। उस गाड़ी इनोवा में 14 लोग थे और जब इसमें और जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि ये सब लुधियाना से आए थे। इनका एक क्रिमेशन था यहाँ पे इकोना में ही, उसमें ये लोग सम्मिलित होने आए थे। सभी को सीएससी इकोना पहुंचाया गया। वहाँ पे 6 लोगों की मौके पे मृत्यु हो गई और जो 8 लोग हैं उन सभी को बहराइच रेफर किया गया है। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रायगढ़ के खोपोली इलाके में स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने हादसे में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ बस दुर्घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में बस दुर्घटना से आहत हूं। अपने प्रियजनों को खोने वालों के साथ मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि रायगढ़ बस दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 की सहायता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायगढ़ सड़क हादसे पर दुख जताया है। अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ सड़क हादसा दुखद है। इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से बात हुई। स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में लगा है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और उत्तर प्रदेश के श्रीवस्ती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 730 के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा तब हुआ जब आज थाना क्षेत्र इकोना में एक इनोवा गाड़ी पेड़ से टकरा गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर गाड़ी को जेसीबी से बाहर निकाला। गाड़ी में 14 लोग सवार थे। ये लोग लुधियाना से आए थे। 6 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 8 लोगों को बहराइच रेफर किया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के ऊना में आयोजित नेत्र शिविर में भाग लिया। उन्होंने कहा कि देश और हिमाचल में भी आर्य समाज और डीएवी संस्थान ने समाज के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। नेत्र शिविर के आयोजन से ऊना में स्थानीय लोगों को बहुत लाभ होगा। आर्य समाज संस्था ने पिछले कई दशकों ने 100 साल से ऊपर समय हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में सैकड़ों स्कूल दिए हैं, कॉलेजेस दिए हैं, लाखों लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी से लेकर भारत के राष्ट्रपति से लेकर कई प्रधानमंत्रियों तक की शिक्षा डीएवी जैसी संस्थानों में हुई। प्रेम कुमार धूमल जी वहीं के विद्यार्थी रहे और मैं भी डीएवी का ही विद्यार्थी हूं। तो हम सबको भी पढ़ने का यहां पर अवसर मिला। और यहां एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने हमारे पैसे बचाए हैं। तुम्हारी वजह से ही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाया है। तुम सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, हम गरीबों के लिए जीवन कवच हो। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य के साथ आओ बनाएं नया भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आगामी चुनाव के लिए शिग्गांव विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,753 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 6,628 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.69% हो गया है। वहीं अगर साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो वर्तमान में 4.49% है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 6.78% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 53,720 है। अब तक 92.38 करोड़ से अधिक कोविड टेस्ट भी किए जा चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,58,625 कोविड टेस्ट किए गए हैं। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.66 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है, जिनमें 95.21 करोड़ दूसरी खुराक और 22.87 करोड़ एहतियाती खुराक भी दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 397 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। आज बंगाली नववर्ष पोइला बैसाख की शुरुआत हो गई है। पोइला बैसाख के अवसर पर राजभवन के दरवाजे आम जनता के लिए खोले गए। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एनसीसी वॉक, साइकिल वॉरियर्स और हेरिटेज वॉक को झंडी दिखाई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि बंगाल अपना गौरव पुनः प्राप्त करेगा। आज बंगाली नववर्ष पोइला बैसाख की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोइला बैसाख की शुभकामनाएं दी हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उदयपुर में बंगाली नववर्ष के अवसर पर त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। आगे बढ़ते हैं। केरल में कृषि उत्सव विशु आज पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये उत्सव केरल में नए साल के आगमन का प्रतीक है। दिन की शुरुआत विशु करने के अनुष्ठान से हुई, जिसमें मौसमी फल, सब्जियां, पीले फूल, चावल, सोना, कपड़े, सिक्के और पवित्र ग्रंथों का एक थाल में रखकर देवता के सामने पेश किया जाता है और इसी प्रथा से भगवान के पहले दर्शन होते हैं। राज्य के सभी मंदिरों में सुबह सुबह अनुष्ठान आयोजित किए गए। सबरीमाला मंदिर में विशु पूजा भी की गई। सौराष्ट्र तमिल संगमम का पहला जत्था चेन्नई आ गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि और भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने जत्थे का स्वागत किया और बधाई दी और यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम सौराष्ट्र यात्रा की कामना भी की। सौराष्ट्र तमिल संगमम पहल का उद्देश्य तमिलनाडु में रहने वाले सौराष्ट्र समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। ये तमिलनाडु में सौराष्ट्रियों को गुजरात में अपने भाइयों के साथ जोड़ने और उनकी साझा परंपराओं और मूल्यों का जश्न मनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। सौराष्ट्र तमिल संगमम 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। कानून एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में स्वच्छता पखवाड़ा 2023 मनाया जा रहा है। कानून एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में विभिन्न स्वच्छता कार्यकलापों एवं जागरूकता कार्यक्रमों के साथ ही 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्वच्छता पखवाड़ा 2023 का समापन हुआ, जहां विभाग के अधिकारियों ने अपने परिसर को स्वच्छ रखने की भी शपथ ली। देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। कानून एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में पखवाड़े के दौरान आरंभ की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को सूचीबद्ध करते हुए पखवाड़ा मनाने की कार्ययोजना तैयार की गई थी। पखवाड़े के एक हिस्से के रूप में शास्त्री भवन की गेट संख्या 6 के परिसरों में विधायी विभाग की तरफ से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायी विभाग के सचिव, अतिरिक्त सचिव राजभाषा विंग और विधि साहित्य प्रकाशन के सभी पदाधिकारी इकट्ठा हुए। आज हमने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया और वृक्षारोपण के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। हमने यहाँ 4 वृक्ष लगाए हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही वृक्ष हम
भविष्य में भी लगाते रहेंगे और सफाई देखते रहेंगे। शास्त्री भवन परिसर के बाद स्वच्छता और वृक्षारोपण का अभियान इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के परिसर में चला, जहां विभाग के सचिव ने स्वच्छता का जायजा लिया और परिसर को हरा भरा रखने के लिए वृक्षारोपण किया। अभियान में विधायी विभाग के पदाधिकारियों ने जमकर पसीना बहाया। और ये स्वच्छता एक दिन का काम नहीं है, ये प्रतिदिन करना होगा और हम ध्यान दे रहे हैं कि ये प्रतिदिन हो। स्वच्छता और वृक्षारोपण के बाद विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को उनके दायित्वों के प्रति जागरूक करने की अपील की गई। साथ ही परिसर को गंदगी मुक्त रखने में सहयोग देने के लिए प्रेरित भी किया गया। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।